नमस्कार, दिस प्रकाश कुमार, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ आर डूइंग? कैसे हैं आप सभी? तो आइए, मैं प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आ चुका हूं और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस जैसे एग्जाम्स के लिए। यहां पर वो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको लास्ट पिछले ईयर में ही पूछा गया है। उससे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीपीओ में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अपना जो सपना है, आपका जो सपना है वर्दी बनने का, सब इंस्पेक्टर बनने का, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का, या फिर सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनने का, इवन एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनने का, आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का, या फिर और भी सीबीआई जैसे इंस्पेक्टर हो गए, ईडी जैसे इंस्पेक्टर हो गए, सारे इंस्पेक्टर्स जो कि इंग्लिश की वजह से आप कहीं डर पा रहे होंगे कि शायद हमारा नंबर कम हो जाए, तो ये डरने की जरूरत नहीं है। हमारे सेशन के साथ जुड़े रहें, आपको एक एक क्वेश्चंस इजी फील होगा। पहले थंबनेल देखिए और आप सभी लोग जुड़िए। थंबनेल देखिए, पहले देखिए, अब होगा इंग्लिश का डर खत्म, निश्चित रूप से खत्म होगा। ये प्रैक्टिस सेट 4 है, इससे पहले 3 और 2 और 1 भी हो चुका है, ठीक ना। अब ये प्रैक्टिस सेट 4 है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा और बेहतर ही मिलेगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आता हूं मैं अपने सवाल पे, आ गए अपने सवाल पे और ये है हमारा सवाल। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें टैग देखिएगा, टैग आप देख सकते हैं, टैग से ही पता चलेगा क्वेश्चन कितना ताजा है, ठीक ना। ये क्वेश्चन देखिए यहां शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन सीपीओ टियर 2 यानी कि सीपीओ को मेंस से पूछा है, जो देखिए 2024 में ही पूछा है और ये पहले महीने की 8वें तारीख को पूछा, यानी कि 8 जनवरी को ही पूछा है जी, ठीक ना। आइए देखते हैं क्या पूछा है। स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, यानी कि स्पेशलिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, से कहते हैं स्पेशलिस्ट, ये प्लूरल है, से कहते हैं। दैट की ये बात की, दिस मेथड यानी कि ये तरीका, मेथड का मतलब होता है तरीका, स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजम। ये जो तरीका है स्पीड्स अप, स्पीड्स अप का मतलब होता है स्केल अप, SCALE, स्केल अप, स्केल अप यानी कि सर्ज, यानी कि बढ़ाना, यानी कि इंक्रीज। कहता है कि ये जो तरीका है ना, इस तरीके के बारे में स्पेशलिस्ट कहते हैं, ये तरीका स्पीड्स अप बढ़ाता है। स्पीड्स अप का मतलब होता है बढ़ाना, स्पीड्स अप यानी कि प्रेजेंट टेंस से बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग को बढ़ाता है, यानी कि भाषा की ज्ञान को। लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान यानी कि नॉलेज। नॉलेज को बढ़ाता है, किसकी नॉलेज को? लैंग्वेज की नॉलेज को, यानी कि भाषा की ज्ञान को बढ़ाता है। ट्रेमेंडसली यानी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से। ट्रेमेंडसली का मतलब होता है बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से बढ़ाता है, ठीक है, बढ़िया तरीके से बढ़ाता है। ये तो बात सही होगी, लेकिन बढ़िया तरीके से बढ़ाता है हमने देख तो लिया। इसमें कहा है विशेषज्ञ, सवाल यहां से शुरू था, विशेषज्ञ क्या करते हैं जी? सवाल यहां से शुरू था, विशेषज्ञ कहते हैं कि ये जो तरीका है स्पीड सब बढ़ाता है लैंग्वेज की ज्ञान को ट्रेमेंडसली, यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहां पे रख तो दिया है मेन वर्ब के बाद, और ये फ्रेजल वर्ब जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, और इस फ्रेजल वर्ब के लिए हमारे पास एडवर्ब ट्रेमेंडसली भी लगा है, जो कि सही है। क्योंकि बात हो रही है फैक्ट की, और फैक्ट जो बात होती है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताया जाता है, इसलिए स्पीड्स अप भी अपने आप की जगह पर सही है, खुद की जगह पर सही है, तो कोई एरर तो यहां पर है ही नहीं। ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही सही है। स्पेशलिस्ट ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल। दैट आपका कंजंक्शन है जो सेंटेंस को आगे बढ़ाने की बातें करता है, ये भी सही है। दिस मेथड यानी कि ये तरीका, एक तरीका। स्पीड्स अप चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। ऑब्जेक्ट लर्निंग लैंग्वेज है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग है, ये भी सही है। ट्रेमेंडसली यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से, कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं, तो क्या मारेंगे? नो एरर। सी वुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। देयर इज नो एरर,
देयर इज नो एरर इन दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। दैट इज वाई आई विल गो विद द ऑप्शन सी। आई विल गो विद द ऑप्शन सी। मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा, ठीक ना, because option C shows that this sentence is completely grammatically correct in this time. Okay, so let's move on to the next question. चलिए अगले सवाल पर चलते हैं जी। आइए इसको देखते हैं। कहता है टू एल्डरली जेंटलमैन। टू एल्डरली जेंटलमैन का मतलब, एल्डरली का मतलब क्या होता है जी? एल्डरली का मतलब होता है जो उम्र दराज के लोग होते हैं उनको बोलते हैं एल्डरली, यानी कि बड़े लोग। जो एल्डरली जेंटलमैन है यानी कि जो उम्र दराज में जो नेक इंसान है, टोल्ड, बताएं क्या बताएं? टोल्ड। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, पास्ट टेंस बताएं क्या बताएं? द रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल। मिसलीड का मतलब होता है बहकाना, पुलिस पर्सनल का मतलब होता है पुलिस कर्मचारी। यानी पुलिस कर्मचारी को बहकाने के लिए जो एल्डरली यानी कि पुराने जो लोग उम्र दराज के जेंटलमैन थे, जो नेक इंसान थे, टोल्ड बताए द रादर इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है असंभावित। असंभावित कहानी बताए, असंभावित कहानी बताए। तो ये बताइए असंभावित कहानी बताए पुलिस पर्सन को क्या करने के लिए? मिसगाइड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए, बहकाने के लिए। बहकाने के लिए बताए तो एक बात हमें बताइए, ये रादर जो है, रादर तो आपका एक एक बताता है आपका क्या? एडवर्सिटी बताता है, एडवर्सिटी बताता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बताता है, जैसे कि आई नीड कप ऑफ टी, आई नीड रादर अ कप ऑफ कॉफी। यानी कि मैं तो बल्कि ये चाहता हूं, ये ना चाह के ये चाहता हूं। तो ये रादर यहां पर एडवर्सिटी की तो बातें ही नहीं होनी चाहिए, यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी तो बातें नहीं होनी चाहिए। और ये रादर से पहले द कभी नहीं लगता है, रादर से पहले द कभी नहीं लगता है। रादर से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है और वो आर्टिकल अ का प्रयोग होता है। तो हम क्या बोलेंगे? टू एल्डरली जेंटलमैन जो थे वो बताए क्या बताए? एक वो बताए, एक रादर यानी कि रादर यहां पर तुलना करके बता रहेगा, बल्कि एक क्या बताए? असंभावित स्टोरी बताए। क्या संभावित स्टोरी थी? असंभावित, वो थी बहकाना। किसको? पुलिस कर्मचारी को बहकाना। पुलिस कर्मचारी को बहकाने की क्या बताए? एक असंभावित तरीका बताए, एक असंभावित कहानी बताए। और रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी होगा, द रादर नहीं होगा। रादर कहीं भी अपने बाद द नहीं लगा। रादर देन, रादर देन के साथ कंजंक्शन पेयर भी बनता है। रादर यहां पर आपका क्या है जी? रादर यहां पर आपका एडवर्ब के तौर पे काम करता है, ठीक ना। अब ये रादर एडवर्ब के तौर पे काम करता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये रादर आपका एडवर्सिटी दिखाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाएगा। और कॉन्ट्राडिक्टरी जब दिखाएगा तो द यहां पर लगाइएगा नहीं, द नहीं लगेगा रादर के साथ, यहां पर अ लगेगा। इसलिए यहां पर द में एरर है, और द में एरर है यानी कि आर्टिकल का एरर है। अब देखते हैं कि इसमें आर्टिकल का एरर कहां पर है, द कहां पर आया हुआ है। स्टोरी टू मिसलीड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द पुलिस पर्सनल, ये भी सही है। टू एल्डरली जेंटलमैन, ये भी सही है। टोल्ड द रादर इम्प्रोबेबल, जहां गलती है जो कि होना चाहिए था अ, दिया है द, इसलिए करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। रादर नेवर टेक्स आर्टिकल THE just like the article. Okay, rather sometimes take article indefinite article. According to rather, it will take indefinite article a at the place of the. The will not be used at the place of the before place. The before place, before and prior to rather. Okay, is that okay? I hope this question is clear to you, and hope you all are comfortable with this question. So let's move on to the next question as well. चलिए अगले सवाल पर चलते हैं जी। अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक ना। उसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में क्लियर जरूर करूंगा। यहाँ देखिए, ये भी 2024 में पूछा गया है, 1 तारीख 8वें, 1 महीने के यानी कि फर्स्ट महीने के 8वें तारीख को पूछा गया, यानी 8 जनवरी को पूछा गया, और CPU की मेन से पूछा गया।
सीपीयू के मेन से पूछा गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। चलिए हाँ, यहाँ आइए। वी कैन नॉट पोस्टपोन, हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना। हम लोग स्थगित नहीं कर सकते क्या? डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब होता है बातचीत, यानी हम लोग बातचीत को स्थगित नहीं कर सकते। ऑन दिस इशू, इस इशू पे, इस मुद्दे पर बातचीत को हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, स्थगित नहीं कर सकते। दो, हालांकि इट इज अर्जेंट, इट इज अर्जेंट, ये आवश्यक है। इट इज अर्जेंट, ये आवश्यक है, बात सही है। हम लोग इस मुद्दे पर जो भी बात विचारे उसको स्थगित नहीं कर सकते क्योंकि ये अर्जेंट है ना। ये ऑल्दो यहां पर क्या कर रहा है? ऑल्दो तो आपका एडवर्सिटिव कंजंक्शन है, ये आपका विरोधाभास दिखाएगा। हालांकि ये ऐसा है तो वो ऐसा होना चाहिए, हालांकि वो ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए, ये ऑल्दो दिखाएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि हालांकि वो एक टीचर है फिर भी नहीं पढ़ाता है, ऑल्दो ही इज द टीचर ही डजंट टीच द स्टूडेंट। हालांकि मैं आपके सामने खड़ा हूं फिर भी आप नहीं देख पा रहे हैं, ऑल्दो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, you aren't able to see me, you aren't able to see me। हालांकि मैं आपके सामने खड़ा हूं लेकिन एक विपरीत सेंटेंस शुरू हो रही है आपके तौर से, और आपके तौर से सेंटेंस शुरू ये हो रही है कि मैंने जो बातें कही उसके जस्ट विपरीत आप बातें कह रहे हैं जी। तो ये आपका एडवर्सिटी दिखाने के लिए होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाने के लिए ये सब कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। यहां पर आपका होना चाहिए कि हम लोग स्थगित नहीं कर सकते हैं बातचीत को इस मुद्दे पर क्योंकि ये अर्जेंट है। क्योंकि आना चाहिए था, यहां पर कंजंक्शन बिकॉज आना चाहिए था, बिकॉज आना चाहिए था, आना चाहिए था बिकॉज, लगा दिया ऑल्दो, जो कि बिल्कुल एक गलत है। सेंटेंस को मीनिंग के तौर पर समझिएगा तो सेंटेंस आपके लिए ज्यादा इजी होगा, ज्यादा रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। वी कैन नॉट पोस्टपोन, हम लोग स्थगित नहीं कर सकते हैं डिस्कशन यानी बातचीत को, ऑन दिस इशू, इस मुद्दे पर, बिकॉज क्योंकि, इट इज अर्जेंट, ये आवश्यक है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि ये ऑप्शन में कहां ऑल्दो है। जहां ऑल्दो होगा वहीं एरर होगा, जहां ऑल्दो होगा वहीं एरर होगा। ऑल्दो कहां है जी? ऑल्दो फर्स्ट में है, इसलिए एरर नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। एरर नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हैज एन एरर, ऑप्शन ए हैज एन एरर, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार आपके ऑप्शन ए में एरर है, इसलिए यही आपका सही आंसर होगा। ये कहां पूछा है? एसएससी सीपीओ में पूछा है, और ये मेन से पूछा है, टियर 2 में पूछा है। कब की बातें हैं? 2024 में पूछा है, यानी कि पिछले साल ही पूछा है, और 8 जनवरी को पूछा है, एक महीने की, यानी कि फर्स्ट महीने के 8वें तारीख को पूछा है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप एंड एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आई मस्ट गो फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड। चलिए चलते हैं जी। यहां देखिए, चलिए आगे चलते हैं जी। आर यू येट अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है बी स्कैर्ड ऑफ, स्कैर्ड भी बोल दीजिए, स्कैर्ड ऑफ का मतलब होता है से भयभीत। जैसे कि मैं बोलता हूं कि एक डॉग मुझसे भयभीत है, मुझसे डरा हुआ, और डॉग इज अफ्रेड ऑफ मी। आप मुझसे डरे, यू आर अफ्रेड ऑफ मी। मैं आपसे भयभीत हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ यू। यू शुडंट बी अफ्रेड ऑफ मी, आई शुडंट बी अफ्रेड ऑफ यू। मुझे आपसे भयभीत नहीं होना चाहिए। To show your scary, to show your scary and to show your dirtiness, that means you are scared of that person. You are dread, you are completely following dread because of something in this question. You are completely afraid of something. You completely feel that you have fear of something. आपके पास कुछ ना कुछ डर है, that means you are afraid of something or somebody. आप भयभीत हैं। यही बोल रहा है कि आर यू येट अफ्रेड, क्या अभी भी आप भयभीत हैं? गोइंग आउट, बाहर जाने में, इन द नाइट, इन द डार्क यानी कि अंधेरे में,
अंधेरे में बाहर जाने से क्या आप अभी भी भयभीत हैं, डरे हैं? ठीक है, अभी भी डरे हैं। सेंटेंस का मीनिंग तो ये होना चाहिए था, लेकिन कह रहा है आर यू येट अफ्रेड। येट अफ्रेड का मतलब होता है, येट का मतलब होता है फिर भी, फिर भी, फिर भी, फिर भी होता है। अब बताइए, क्या फिर भी डर है बाहर जाने से, या फिर क्या अभी भी डर है बाहर जाने से? क्या आप अभी भी डर हैं बाहर जाने से? ये आपका सही होगा। यहां पर येट जो है नेगेटिव एडवर्ब है, येट जो है नेगेटिव एडवर्ब है, और ये नेगेटिव दिखाता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एडवर्ब ऑफ निगेशन शो करता है येट, ठीक ना? इसलिए हालांकि है ये येट आपका कंजंक्शन, लेकिन एडवर्ब के तौर पे यूज करता है, लेकिन एडवर्ब के तौर पे यूज करता है तो ये एडवर्ब ऑफ निगेशन लेता है, यानी नकारात्मक बातें को शो करता है। लेकिन ऐसी बातें तो है ही नहीं, ऐसी बातें नहीं है, तो यहां पर येट का तो यूज आना ही नहीं चाहिए। येट का मतलब होता है फिर भी, फिर भी जैसा सेंस आ ही नहीं रहा है। यहां पर यूज होना चाहिए था स्टिल, क्या होना चाहिए था? स्टिल, लेकिन लगा दिया येट। आप एक बार येट लगा हटा कर देखते हैं और स्टिल लगाते हैं। यहां पर क्या लगाते हैं? स्टिल। अब इसका मीनिंग देखिए, आर यू स्टिल अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क? क्या आप अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, आज भी, क्या आज भी आप भयभीत हैं बाहर जाने से? इन द डार्क यानी कि रात में, अंधेरे में, यानी क्या आप अंधेरे में जाने से आज भी भयभीत है? ये आपका सही होना चाहिए। ये अगर आपका सही होना चाहिए तो ये यहां पर येट क्या कर रहा है? ये आपका नेगेटिव कंजंक्शन यहां पर क्या कर रहा है? नहीं होना चाहिए ना, आना चाहिए था स्टिल। यानी कि अब जिस ऑप्शन में येट होगा, एरर आपका वही होगा, ठीक ना? कहां है जी येट? यहां पे नहीं है येट, ऑप्शन बी में, हाँ ऑप्शन बी में येट, यानी कि ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर टू यू? आई होप एंड एक्सपेक्ट दिस इज क्लियर टू यू। आई मस्ट गो फॉरवर्ड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। रोहित शर्मा सेंचुरी। अब रोहित शर्मा के बारे में आ गया, क्रिकेटर के बारे में। रोहित शर्मा सेंचुरी, रोहित शर्मा सेंचुरी का मतलब है रोहित शर्मा सेंचुरी, यानी कि रोहित शर्मा का जो सेंचुरी है, रोहित शर्मा का जो शतक है, वॉज वेरी अक्लेम्ड। अक्लेम्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, जयकार करना। इस अक्लेम का मतलब होता है प्रेज करना। इस अक्लेम का मतलब क्या होता है जी? प्रेज करना। प्रेज करना यानी कि प्रशंसा करना, यानी कि प्रेज करना, यानी कि अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। चूंकि पास्ट टेंस में अक्लेम, तो प्रेज भी हो जाएगा प्रेज्ड। यानी इस इतना का मतलब हुआ रोहित शर्मा सेंचुरी, यानी रोहित शर्मा का शतक वॉज अक्लेम्ड, प्रशंसा किया जाता था। सेंचुरी का प्रशंसा किया जाता था, वेरी यानी कि बहुत किया जाता था। इन द मीडिया यानी कि मीडिया में, यानी कि मीडिया में यानी कि पत्रकार लोगों में, मीडिया प्रेस में, टेलीविजन शो में किया जाता था। वो बात सही है, लेकिन एक बात बताइए, एडवर्ब में ये जो वेरी है ना, वेरी और मच में बहुत अंतर है। वेरी भी आपका एडवर्ब का काम करता है और मच भी आपका एडवर्ब का काम करता है। वेरी आपका एडवर्ब तभी होगा जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बातें आएंगी, यानी कि आईएनजी फॉर्म वाली बातें आएंगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल ना, ये पार्टिंग क्या लिख दिया मैंने, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वेरी को तब यूज करेंगे जब प्रेजेंट पार्टिसिपल को एम्फेसाइज करना है। लेकिन जब पास्ट पार्टिसिपल को एम्फेसाइज करना है, पास्ट पार्टिसिपल, जब पास्ट पार्टिसिपल को एम्फेसाइज करना है, तब हम लोग मच का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, उसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। बात सही है। यहां पर अक्लेम्ड क्या है? पास्ट फॉर्म में, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म में, और काम कर रहा है किसका? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी के तौर पे काम नहीं कर रहा है। अगर ये आईएनजी के तौर पर रहता तब वेरी सही था,
लेकिन ये V3 के तौर पे दिया है, पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे दिया है, और पास्ट पार्टिसिपल को जब भी एम्फसाइज करना है तो हमें मच लगाना पड़ेगा, जो कि यहां पर वेरी की जगह पे आना चाहिए था मच, क्योंकि अक्लेम्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल है तो आना चाहिए था मच, लेकिन दिया है वेरी, इसलिए वेरी यहां पर रॉन्ग है। अब देखते हैं कि वेरी किस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में आपका वेरी होगा एरर आपका वही होगा, एरर आपका वही होगा जिस ऑप्शन में वेरी एडवर्ब दिया होगा। आइए देखते हैं जी, ऑप्शन बी में देखिए रोहित शर्मा सेंचुरी, यानी रोहित शर्मा का शतक, ये तो ठीक है, नो एरर तो होगा नहीं क्योंकि वहां पर एरर पकड़ लिया, इसलिए नो एरर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन द मीडिया ये भी सही, इसलिए ये भी नहीं होगा। वेरी अकल में हाँ यहां पर होगा क्योंकि यहां पर होना चाहिए था मच, लेकिन दिया है वेरी, इसलिए एरर आपका ऑप्शन ए में है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हैज an error and that is why I must go with option A. Is that okay? And is this clear? Is this question is clear to you? I must go forward to this question. चलिए आगे सवाल पे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। आप देखिए, ये देखिए सारे क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट हैं, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं। ये देखिए 2024 में पूछा गया है, और ये 2024 के जनवरी में पूछा गया और 8वें तारीख को, यानी कि 8वें तारीख को जनवरी के महीने में पूछा गया है, और ये 2024 की बातें, यानी कि इस साल के लास्ट ईयर की बातें हैं। बहुत ताजा क्वेश्चन है। यू कैन टेक अ हॉर्स, आप एक हॉर्स ले सकते हैं। टेक अ हॉर्स का मतलब होता है घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल करना। टेक अ हॉर्स यू कैन, यानी कि आप घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं टू द वाटर, यानी कि पानी तक जाने के लिए, यानी कि यू कैन टेक अ हॉर्स, यानी कि आप घोड़े का प्रयोग कर सकते हैं टू द वाटर, वाटर तक जाने के लिए, पानी तक जाने के लिए। बट यू कैन नॉट, लेकिन आप नहीं मेक कर सकते हैं इट टू ड्रिंक। एक क्वेश्चंस बताइए, मैंने आप लोग कराया था कि नहीं कराया था? मैं आपको हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लॉफ होगा, या फिर आई विल मेक यू टू लॉफ। मैं आपको हंसाऊंगा, अगर गेट का प्रयोग कीजिएगा तब आपका इन्फिनिटिव वहां पर यूज होगा, जैसे कि आई विल गेट यू टू लव, आई विल गेट यू टू लव, या फिर आई विल हैव यू लव। अगर आप हैव लगाइएगा तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, अगर मेक लगाइएगा तब भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। यानी कि मेक को जब एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे तब आपका कोई इन्फिनिटिव आगे नहीं लेगा, लेकिन जब इसी मेक को हम लोग पैसिव में यूज करेंगे तब ये इन्फिनिटिव लेगा। जैसे कि मैं आपको हंसाता हूं, मैं आपको रुलाता हूं, आई मेक यू क्राई। आपको रुलाया जाता है, यू आर मेड टू क्राई, यानी कि पैसिव में जब बनाया तब इन्फिनिटिव लगा मेक के साथ, लेकिन जब एक्टिव बनाया तो इन्फिनिटिव नहीं लगा। ये बेयर इन्फिनिटिव होता है, यानी कि मेक के बाद वो ऑब्जेक्ट रखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद वो डायरेक्ट कोई वर्ब रखेंगे जो ऑब्जेक्ट उस काम को करना चाहेगा आपके कारण। समझ गए? यानी मेक के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए, बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, मगर यहां पर इन्फिनिटिव लगा दिया है और सेंटेंस आपका एक्टिव में जा रहा है, इसलिए यहां पर टू नहीं आएगा, एरर यहीं पर है। आपका सेंटेंस इतना पे सही होना चाहिए, यू कैन टेक अ हॉर्स, यानी कि आप घोड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं टू द वाटर, यानी कि पानी तक जाने के लिए। बट लेकिन बात यह है कि यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक, लेकिन आप इसको नहीं पिला सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते हैं। यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक, यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक, आप इसको पानी नहीं पिला सकते हैं विदाउट टू, यानी कि टू लगाकर नहीं पिला सकते हैं। पैसिव में होगा तब टू लगाइएगा, यानी कि एरर आपका यहीं पर है। अब देखते हैं कि टू कहां लगाया। ऑप्शन बी में यहां पर टू लगाया है, जो कि टू आना ही नहीं चाहिए, मेक इट ड्रिंक ही सही था, इसलिए ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। I hope and I expect this question is also clear to you. I must go forward. Okay? So let's move on to the next question as well right now. आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए क्या कहता है। कहता है नॉन देन यू, नॉन देन यू, नॉन बट का तो यूज होता है कि नॉन देन यू का यूज होता है, नॉन बट, नॉन बट का यूज बड़ा ही जबरदस्त होता है।
नॉन बट यू, अगर यहां पर मैं बट लगाऊंगा, क्योंकि नॉन के साथ कंसेक्यूटिव पेयर में आपका बट लगता है, देन नहीं लगता है। नॉन बट यू, नॉन कोई नहीं, बट यू लेकिन आप, डिजर्व यानी कि आप योग्य हैं। किसके डिजर्व हैं? क्रेडिट के योग्य हैं। कौन सा क्रेडिट? फॉर द सक्सेस, सक्सेस के लिए। और सक्सेस किस चीज का है? ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस परियोजना का। यानी इस परियोजना की जो सफलता है ना, इस सफलता का जो श्रेय है ना, उसके हकदार आप हैं। नन कोई नहीं, बट यू, आप केवल हकदार हैं। तो नन के साथ हमेशा बट कंजुगेटिव पेयर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए यहां पर देन नहीं लगेगा, लगना चाहिए था बट। क्या लगना चाहिए था? बट। अब सही है, नॉन कोई नहीं, बट यू लेकिन आप डिजर्व करते हैं, यानी कि आप पात्र, किसके पात्र हैं? श्रेय का। वो श्रेय किस चीज के लिए है? सफलता के लिए। वो सफलता किस चीज का है? ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए। समझ गए? नॉन बट का एक और इस्तेमाल होता है जी, नॉन बट समथिंग का एक और इस्तेमाल होता है। ये बट जो यहां पर है, यहां पर तो कंजंक्शन था, लेकिन इसमें बट आपका प्रेपोजिशन है, और इसमें आपका बट का इस्तेमाल होगा, तो आपका मीनिंग होता है के सिवाय। सिवाय, जैसे कि आपके सिवाय उसके सिवाय कोई नहीं था। नॉन बट हिम, बट हिम यानी उसके सिवाय, नॉन वॉज प्रेजेंट यानी कोई नहीं था। ऐसे भी ये पेयर चलता है, लेकिन याद रखिएगा नॉन के साथ कंजुगेटिव पेयर हमेशा ही बट लगता है, देन नहीं लगेगा, इसलिए एरर यहीं पर है। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में देन है। जहां देन होगा वहीं आपका एरर होगा। कहां देन है जी? देन यहां पर है, इसलिए ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। I expect this question is also clear to you. Should I move forward? Let's move on to the next question as well. और ये भी आपको देखिए 2024 में पूछा गया है, 8 जनवरी को पूछा गया है, समझ गए? और ये सीपीओ किसका है? सीपीओ मेंस का है, टीयर 2 का सवाल है। ठीक है, अगर आप भी वर्दी चाहते हैं, आप भी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में, सीआईएसएफ में, इस प्रकार के इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इंग्लिश के डर को भगाइए और आप हमारे साथ जुड़िए। आपके एक एक क्वेश्चंस को मैं इजी बनाऊंगा, ठीक ना? आपके एक एक क्वेश्चंस को मैं इजी बनाऊंगा। जिस इंग्लिश को लेकर आपका डर बना रहता है और आप इंस्पेक्टर बनने के सपना को अधूरा छोड़ देते हैं, वो सपना पूरा होगा। आप हमारे साथ जुड़िए तो सही, कुछ ही महीनों में इंग्लिश की डर जो है खत्म हो जाएगी। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। हाँ, यहां आइए, एक मिनट। देखिए, ये भी देखिए आपके 2024 में 8 जनवरी को पूछा गया है, सीपीयू मेंस का सवाल है, यानी कि टीयर 2 का, एसएससी सेंट्रल। कहता है होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुडंट गेट लॉस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि आप गुम हो जाए, इन द ह्यूज क्राउड, इस बड़े भीड़ में, एट द फेयर, मेले में। यानी कि जोर से पकड़िए, होल्ड माई हैंड्स, लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द क्राउड एट द फेयर। यानी कि जो मेले में भीड़ लगा हो ना, उस भीड़ में कहीं खो ना जाए, इसलिए हाथों को जोर से पकड़े, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। बात सही है। लेस्ट, ये जो देख रहे हैं लेस्ट, लेस्ट के साथ हमेशा कंजुगेटिव पेयर शुड का इस्तेमाल होता है, ठीक ना? ये बात सही है, लेकिन लेस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट का मतलब ये होता है कहीं ऐसा ना हो कि, यानी कि इसमें नहीं ऑलरेडी है, इसमें नहीं ऑलरेडी है, यानी कि ये ऑलरेडी नॉट ले चुका है, इस सेंटेंस में, इस वर्ड में नॉट छिपा हुआ है, तो अलग से हम नॉट यहां पर नहीं लगाएंगे, ये नॉट अलग से नहीं लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं, स्टडी लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, कि आप फेल हो जाएं। लेस्ट के साथ हमेशा ही आपका मॉडल शुड आता है। आप आइए, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, यू कम हियर, लेस्ट
लेस्ट इट शुड रेन टुडे, इट शुड रेन टुडे, यानी कि आप यहां पर आइए, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आज शुरू हो जाए। तो लेस्ट हमेशा इन नेगेटिव वर्ड होता है, उसी में ही नहीं छुपा हुआ है, इसलिए अलग से हम लोग नॉट शुड के बाद नहीं लगाएंगे। अगर शुड के बाद नॉट लगाते हैं तो लेस्ट यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव लेकर बैठा हुआ है और ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, जो कि गलत है। तो हम यहां पर नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि लेस्ट में ही आपका नॉट छिपा रहता है, इसलिए आगे शुड के बाद नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये जो नॉट है फालतू है, फालतू है। तो देखते हैं कि शुड नॉट कहां है। जिस ऑप्शन में शुड नॉट होगा एरर आपका वही होगा। तो आइए देखते कहां है। लेस्ट फर्स्ट में ही है, इसलिए ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। I expect the same thing from you. This question is also clear to you. You should move forward with me. You should move forward with me to solve the question, to sort out the question, every single question regarding SSC CBO on this screen. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। कहता है यहां पर देखिए एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये कि ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है आपका, ये जो सवाल है क्वेश्चन 9, यहां पर आपका 9 तो आएगा ही, 9 तो आएगा ही, ये 9 है। ठीक है, सवाल क्या है जी? ये क्वेश्चन 9 है। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, लेकिन यहां पर दिया है आपका आई, दिया है आई विल। अब ये क्वेश्चन सही है। अब देखिए, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट, आई विल डेफिनेटली, यहां पर आई विल जब लग गया तो विल के बाद डेफिनेटली तो लगना ही नहीं चाहिए। विल के बाद डेफिनेटली इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि विल खुद ही डिफरेंट बातें बताता है, यानी कि डेफिनेटली की बातें करता है। विथ में ही आपका डिटर्मिनेशन छिपा हुआ है, विल में ही आपका डिटर्मिनेशन छिपा हुआ है, इसलिए डेफिनेटली लगाना तो यहां पर लाजमी नहीं था। फिर भी आगे देखते हैं। आई विल डेफिनेटली, यानी कि मैं निश्चित रूप से करूंगा, क्या करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा, यानी कि स्वीकारूंगा। क्या स्वीकारूंगा? द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकारूंगा। वाइल, वाइल जब, द टाइम कम्स, जब समय आएगा। यानी कि सेंटेंस में कहता है कि आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैं निश्चित रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी को अपनाऊंगा, स्वीकारूंगा। When the time comes, जब समय आता है, जब समय आता है, तो जब समय आता है तो यहां पर कंजंक्शन हमारा when आना चाहिए था। while का मतलब ये when आना चाहिए था कंजंक्शन। while का मतलब ये, तो आपका while आपका क्या है जी? आपका while कंजंक्शन भी होता है, मगर ये while कंजंक्शन जब होता है तो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस देता है, और ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं दे रहा है। while आपका प्रेपोजिशन भी होता है जिसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। यहां पर while के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता तो सही माना जाता, लेकिन while के बाद अगर कोई एडवर्सेटिव कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस होता तब भी सही माना जाता, लेकिन ऐसी कुछ बातें while के बाद नहीं रखी गई है, यानी कि होना चाहिए था कंजंक्शन when होना चाहिए था एट द प्लेस ऑफ while। अब सेंटेंस पढ़ के देखिएगा। आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारियों को स्वीकारूंगा। When the time comes, जब समय आएगा तब मैं जिम्मेदारियों को स्वीकारूंगा। At the place of while, I must put conjunction when. Over there when, that would be the appropriate option over there to make it clear and to make it correct this question. इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए यहां पर when ही सही है। अब देखता हूं कि while किस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में while होगा एरर आपका वही होगा। आइए देखते हैं। while यहां पर है क्या? नो एरर तो होगा नहीं, क्योंकि एरर हमने पकड़ लिया, इसलिए नो एरर तो होगा नहीं। यहां पर कोई गलती है नहीं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। हाँ, वाइल यहां पर है, होना चाहिए था व्हेन, दिया है वाइल, इसलिए ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी विल हैव एन एरर। ऑप्शन डी के पास ही आपका एरर है। दैट इज व्हाई यू मस्ट गो फॉरवर्ड। योर क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब चलते क्या? दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। आगे बढ़ जाए। चलिए, और ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है।
जनवरी 8 को सीपीयू की मेन से पूछा, ठीक ना। आगे चलते हैं, यहां पर आइए, लेटेस्ट, ये लेटेस्ट वाला सेंटेंस है। लेटेस्ट कहता है चलिए वर्कआउट करते हैं, यानी कि पूरा करते हैं। वर्कआउट का मतलब होता है कंप्लीट करना, ये वर्कआउट का मतलब होता है कंप्लीट करना। लेटेस्ट वर्कआउट, चलिए कंप्लीट करते हैं। डिटेल्स यानी कि विस्तार को, कैसा विस्तार को, ऑफ आवर एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है ट्राई, ट्राइज यानी कोशिश, यानी कोशिश जो है, उस कोशिश, ये जो हमारी कोशिश है, इस कोशिश का जो भी विस्तार है, डिटेल्स है, इस डिटेल्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, चलो पूरा करते हैं, ऐसी बात बताना चाहता है। अब यहां पर बताना तो चाहता है, लेकिन यहां पर शुड नॉट लगाया है, आपका टैग लगाया है। लेटेस्ट वाले में हमारा कंसेप्ट कहता है कि लेटेस्ट वाले सेंटेंस में टैग हमारा आता है शैल बी। क्या आता है जी, शैल आएगा, शैल आएगा। तो शैल के साथ क्या आएगा, लेटेस्ट वाले में वी आएगा, यानी कि शैल वी आएगा, शैल वी आएगा। लेटेस्ट वाला सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, आएगा तो टैग आपका शैल वी ही आएगा, ना कि शुड आएगा। और शुड लगाकर यहां पर एरर कर दिया है, इसलिए शुड वाले पार्ट में एरर है। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में शुड वाला मामला है। द डिटेल्स, ये तो बिल्कुल सही, इसमें तो कोई गलती नहीं। शुड नॉट, हाँ शुड नॉट वी दिया है, होना चाहिए था शैल बी होना चाहिए था, ठीक ना, शैल बी होना चाहिए था, लेकिन दिया है शुडंट बी, यानी कि ये रॉन्ग है, होना चाहिए था शैल बी, इसलिए ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। I expect this question is also clear to you. You must go next. You must stop the next question. You must go with me to the next question as well on the screen. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं। ये भी आपका जनवरी 8 को पूछा गया, 8 जनवरी को पूछा गया 2024 में, सीपीयू टियर 2 का यानी कि मेंस का क्वेश्चन है। देखते हैं मेंस की क्वेश्चन कितना इजी है। ऐसा नहीं है कि मेंस का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा टफ पूछेगा, बिल्कुल नहीं, बहुत इजी है। बस थोड़ी सी माइनर आपको इनर नॉलेज होनी चाहिए, ग्रामर की इनर नॉलेज है, यानी कि अंदरूनी नॉलेज है, तब आप क्वेश्चंस को जल्दी टिक करके भाग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एसएस सीपीयू क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ मिलेगा, लंबा मिलेगा, नहीं। लेकिन ग्रामर बड़ा ही माइन्यूट पूछता है, बारीक पूछता है, छोटा सा डिफरेंस पूछेगा और उसी में घुमा के आगे बढ़ जाएगा। देखने में लगेगा कोई एरर है ही नहीं, लेकिन एरर उसी में ही छिपा रहता है। चलिए आगे चलते हैं, हाँ इसको देखते हैं। यहां पर आपका फ्रेज का एरर है, एज, देखिए एज इज यूजुअल दिया है, एज इज यूजुअल। एज यूजुअल नाम का कोई फ्रेज इस दुनिया में होता ही नहीं है। एज इज यूजुअल नाम का कोई फ्रेज होता ही नहीं है, होता है फ्रेज एज यूजुअल। एज यूजुअल नाम का फ्रेज होता है और इसका मतलब होता है हमेशा की तरह। जैसे आप हमेशा की तरह लेट हैं, यू आर एज यूजुअल लेट ओवर हियर। आप हमेशा की तरह बाजार जाते हैं, यू गो टू बाजार एज यूजुअल यू गो टू बाजार, ऐसे यू गो टू मार्केट, ऐसे चलेगा। यानी कि एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। विद दिस स्टोरी ऑफ द जनर, इस ये जो जनर है इसको बोलते हैं जनर। क्या बोलते हैं जी, जनर। इस जनर का मतलब क्या होता है जी, इस जनर में क्या होता है जी, आइए देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर वेरिंग सोशियो पॉलिटिक्स रिलेटिव का मतलब होता है सामाजिक राजनीतिक जो सच्चाई है, उस सच्चाई के बावजूद भी द यंगस्टर यानी कि जवान लोग हैव फॉलन इन लव, यानी कि जवान लोगों को क्या होता है, प्रेम होता है एक दूसरे से बड़ा ही पागलपन की तरह। यानी कि जो यंगस्टर जो है उन यंगस्टर को क्या होता है, प्रेम हो जाता है। कहता है कि किसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ देयर वेरिंग सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज, यानी कि जो उनका सामाजिक परिवर्तनकारी जो सामाजिक राजनीतिक आपकी सच्चाई है, उसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ उसके बावजूद जो यंगस्टर हैं हैव फॉलन, उनको प्रेम हो गया है किनसे, एक दूसरे के साथ। कैसे, मेडल यानी कि बड़े पागलपन तरीके से प्रेम हो गया, ठीक ना, हो गया, ठीक बात है। लेकिन एक बात बताइए, ऐसी जो स्टोरी है, ऐसी जो ये स्टोरी है, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ये क्या होता है,
ये संग्रह होता है, कुछ कविताओं का संग्रह होता है। ये जनरल में क्या होता है जी, इसमें कुछ शब्दों का जो काव्य होते हैं उनका संग्रह दिया जाता है जनरल में। ये बात तो सही है, लेकिन एज इज यूजुअल नहीं होता है, होता है एज यूजुअल। यहां पर इज को फालतू में लगा दिया है, इज यहां पर आपका अनयूजुअल में फिट नहीं बैठता है, एज यूजुअल होता है, एज इज यूजुअल कभी भी नहीं होता है, इसलिए इज में एरर है। और इज में एरर है तो देखते हैं कि कहां इज आपका आया है, कहां इज नहीं आया है। आप देखते हैं कि ऑप्शन ए में है क्या इज, नो नो नो, यानी कि आंसर गलत है। विल इच और मदली मैडली, ये भी गलत है। इन स्पाइट ऑफ देयर वेरी सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज, ये भी गलती है क्योंकि इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। एज इज यूजुअल यहां पर दिया है, जो कि यहां पर इज नहीं होना चाहिए, यानी कि एज यूजुअल इज सही था, इज यहां पर रॉन्ग है, इसलिए एरर आपके ऑप्शन नंबर डी में ही है। एरर इज इन द ऑप्शन डी, एरर इज इन द ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी में ही एरर है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हैज एन एरर, ऑप्शन डी के पास एरर है। दैट इज व्हाई आई विल मस्ट गो विद ऑप्शन डी, डी हैज एन एरर इन दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। शुड आई मूव फॉरवर्ड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। यहां देखिए, he was enough tall, enough का बड़ा यूज बढ़िया, देखिए enough को थोड़ा सीख लीजिए। enough आपका एडजेक्टिव भी होता है और enough आपका एडवर्ब भी होता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है पर्याप्त, यानी उतना जितना कि हमें जरूरत है उतना ही। जैसे कि बोलता हूं कि मेरे पास पर्याप्त पैसा, आई हैव एनफ मनी, मनी नाउन है और नाउन से पहले हमेशा आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, यानी कि आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, मेरे पास पर्याप्त किताबें, आई हैव एनफ बुक्स, मेरे पास पर्याप्त किताबें हैं। ये तो नाउन को मॉडिफाई जब भी करेगा तो एडजेक्टिव पहले आएगा, नाउन को जब भी मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव पहले आएगा, लेकिन जब एडजेक्टिव को ये एनफ मॉडिफाई करेगा तो ये आएगा बाद में आएगा, यानी कि यहां पर एडवर्ब आएगा। यानी कि अगर वो काफी ज्यादा लंबा है, पर्याप्त मात्रा में लंबा है, तो मैं बोलूंगा ही इज टॉल इनफ, ही इज टॉल इनफ, यानी कि एडजेक्टिव के बाद आता है एनफ, लेकिन नाउन से पहले आता है एनफ। यहां पर टॉल आपका एडजेक्टिव है तो टॉल के बाद आना चाहिए था एनफ, यानी कि एनफ के स्थान पर, टॉल के स्थान पर इनफ आना चाहिए था और इनफ के स्थान पे टॉल आना चाहिए था। यानी कि टॉल, ये जो इनफ है टॉल के स्थान पे आना चाहिए था और टॉल इनफ के स्थान पे आना चाहिए था, इसलिए एरर यहीं पर है। आप देखते हैं कि कहां इनफ टॉल है, जहां इनफ टॉल है वहीं एरर है। सेंटेंस थोड़ा समझ लेते हैं, सेंटेंस क्या कहता है। आइए, कहता है ही वॉज इनफ टॉल, वो काफी ज्यादा लंबा है, हालांकि होना चाहिए था ही वॉज टॉल इनफ, वो काफी ज्यादा लंबा है। टू बी एडमिटेड, भर्ती किया जाने के लिए, कहां पे, इनटू आर्म फोर्सेस, यानी कि आर्म फोर्सेस में, यानी कि सशस्त्र बल में भर्ती किए जाने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में क्या है जी, लंबा है, यानी कि इतना लंबा है कि जितना कि काम हो जाए। तो टॉल इनफ होगा ना कि इनफ टॉल होगा। अब देखते हैं कहां पर इनफ टॉल लिखा है, इनफ टॉल यहां लिखा है, इसलिए ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। According to this question, option D has an error. Should I move forward? And you should move forward as well. Let's move into the next question. I expect this question is also clear to you. I must and you must go forward to the next question. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जी। ये देखिए कब पूछा गया सवाल, ये आपके 2022 के सामने पूछा गया है और ये कब पूछा गया, 11वें महीने के 10 तारीख को SSCPO में पूछा गया है। समझ गए, आगे चलते हैं। यहां देखिए, द नाइट वॉज रिसीव्ड, द नाइट वॉज रिसीव्ड, ये नाइट यहां पर क्या है, नाइट कोई व्यक्ति है क्या, यहां पर नाइट किसी के बारे में बात बोला गया, हालांकि टाइपिस्ट से यहां पर मिस्टेक लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं जांच कर रहा हूं ये नाइट होता क्या है। नाइफ होता तो मैं मान लेता KNIGST दिया, NIGST देता तो वो भी मैं मान लेता, KNIGST दिया,
ये नाइट किसी की बात कर रहा है, किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, द लगाए यानी कि नाउन या प्रनाउन हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो नाइट था रिसीव्ड, वाज रिसीव्ड यानी इसको प्राप्त किया गया, कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि प्रशंसा को प्राप्त किया गया। अरे ये पैसिव में कैसे चल जाएगा? जैसे कि नाइट ने प्रशंसा प्राप्त किया तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा द नाइट रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स। ये वॉज कहां से आ गया? वॉज आने का मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई आपका एजेंट आना चाहिए था। बाई एजेंट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पैसिव में सेंटेंस जाएगा ही नहीं, इसको जबरदस्ती पैसिव बनाया है, यानी कि वॉज वर्ब का कोई मामला ही नहीं होना चाहिए था। यहां पर होना चाहिए था द नाइट रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि नाइट ने रिसीव किया, प्राप्त किया क्या? प्रशंसा को। किससे? फ्रॉम द किंग, किंग से। किसके लिए? फॉर हिज ब्रेवरी, यानी कि अपनी बहादुरी के लिए। बहादुरी के लिए राजा से क्या किया? नाइट ने प्रशंसा हासिल की। ये वॉज क्या करा? सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस है और एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है? मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के बाद एजेंट बाय आता है। एजेंट बाय की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि एजेंट बाय की जगह पर ऑब्जेक्ट दिया है और मेन वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो एक्टिव वॉइस होता है और एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब के बाद कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है, इसलिए वॉज वर्ब यहां पर गलत है। होना चाहिए था द नाइट रिसीव कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द किंग, यानी कि राजा से प्रशंसा नाइट ने प्राप्त किया फॉर हिज ब्रेवरी, यानी कि अपनी बहादुरी के लिए। अब देखते हैं कि एरर कहां है। एरर आपका वॉज ही है, वॉज नहीं होना चाहिए, यानी कि वॉज जहां पर आएगा एरर वहीं पर होगा। देखते हैं वॉज कहां पर है। फॉर हिज ब्रेवरी, नो नो नो, यहां पर तो एरर नहीं है। नो एरर तो होगा नहीं क्योंकि एरर है, इसमें पकड़ लिया है। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द किंग, कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द किंग, इसमें भी एरर नहीं है। द नाइट वॉज रिसीव्ड, यहां पर वॉज नहीं आना चाहिए था, द नाइट रिसीव्ड काफी था और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स आता है, यानी कि एरर आपका ऑप्शन डी में ही है। एरर आपका ऑप्शन डी में ही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्टली, परफेक्टली और ग्रामेटिकली रॉन्ग ओवर हियर। ऑप्शन डी में ही एरर है क्योंकि ऑप्शन डी में एरर दिया हुआ है। I hope and I expect this question is also clear to you. So you should move forward to the next question as well as I must go forward to the next question with you. चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं जी। और ये भी आपका 11 महीने की 11 तारीख को पूछा गया है और 2022 में ही पूछा गया है। अब देखिए ये क्या कहता है, द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज, यानी कि हेलीकॉप्टर, यानी कि हेलीकॉप्टर आप जानते ही हैं एक जहाज है, पंखे वाला जहाज है, यानी कि ये जो जहाज है, ये जो हेलीकॉप्टर है दुश्मन की, होवर्ड, होवर्ड का मतलब होता है मंडराना, यानी जब आपके ऊपर जहाज मंडराता है, कोई बम मंडराता है, कोई पक्षी मंडराता है तो उसके लिए होवर का इस्तेमाल करते हैं, HOVER, होवर। यानी कि जो हेलीकॉप्टर थी दुश्मन की वो मंडराई थी, एग्जैक्ट मंडराई थी। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है ना, और एग्जैक्ट आपका एडजेक्टिव है और ये आपका वर्ब है, और वर्ब को कोई भी मॉडिफाई एडजेक्टिव नहीं करता, एडवर्ब करता है, इसलिए यहां पर होना चाहिए था एग्जैक्टली होना चाहिए था, एग्जैक्टली होना चाहिए था, लेकिन लिखा है एग्जैक्ट केवल, इसलिए वहां पर एरर है। तो हमारा क्या सही आंसर होना चाहिए था? एग्जैक्टली होना चाहिए था, इसलिए एग्जैक्ट नहीं होगा। तो हमारा एरर कहां है जी? हमारा एरर है एग्जैक्ट में। अब देखते हैं एग्जैक्ट कहां है। एग्जैक्ट कहां है जी? एग्जैक्ट आपका यहां है, जो कि होना चाहिए था एग्जैक्टली, लेकिन दिया है एग्जैक्ट, इसलिए एरर आपके ऑप्शन बी में ही है। एरर आपका ऑप्शन बी में ही है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हैज एन एरर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हैज एन एरर। होना चाहिए था एग्जैक्टली, दिया है एग्जैक्ट, इसलिए एरर यहीं पर है। I expect this question is also clear to you. You must go forward to the next question as well as I must go forward to the next question as well as with you. यानी कि आपके साथ मुझे भी इस क्वेश्चन में आगे चलना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आई मस्ट गो फॉरवर्ड विद यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। और ये भी देख लीजिए 2022 में पूछा है सीपीयू में, ठीक ना।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। यहां देखिए, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्य की बातें, यह है कि यानी सौभाग्य की बातें हैं। ही पास द एग्जाम, यानी कि सौभाग्य की बात यह है कि उसने एग्जाम को पास कर लिया। कैसे? विद डिंट ऑफ शेयर हार्डवर्क। शेयर हार्डवर्क का मतलब होता है पूरी की पूरी कड़ी मेहनत से पास कर लिया। एंड डिलीजेंस यानी कि मेहनत, हार्डवर्क यानी कठोर परिश्रम, डिलीजेंस यानी कि मेहनत, यानी कठोर परिश्रम और मेहनत से उसने एग्जाम को पास कर लिया। किसके बल पर? कठोर मेहनत और हार्डवर्क, यानी कि कठोर परिश्रम और हार्डवर्क के मेहनत के बल पे क्या कर लिया? एग्जाम को पास कर लिया। वो बात सही है, लेकिन बाय डिंट ऑफ फ्रेज होता है, विद डिंट ऑफ फ्रेज नहीं होता है। क्या होता है फ्रेज जी? बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के बल पे, यानी कि आपको मेहनत के बल पे नौकरी लेनी चाहिए। यू शुड गेट अ बेटर जॉब बाय डिंट ऑफ नॉलेज। आपको नॉलेज, आपको हार्डवर्क के बल पे सफलता प्राप्त करनी चाहिए। यू शुड गेट सक्सेस इन योर लाइफ बाय डिंट ऑफ हार्डवर्क। बाय डिंट ऑफ फ्रेज होता है, विद डिंट ऑफ फ्रेज नहीं होता है, इसलिए विथ यहां पर रॉन्ग है। अब देखते हैं कि विथ हमारा किस ऑप्शन में है। जिस ऑप्शन में विथ होगा, एरर आपका वही होगा। देखते हैं कहां पर विथ है। शेयर हार्डवर्क एंड डिलीजेंस, DILIGENC, डिलीजेंस, नो, ये तो बिल्कुल सही है, इसलिए एरर तो होगा नहीं। नो एरर तो होगा नहीं क्योंकि एरर पकड़ लिया है। फॉर्चुनेटली सही है, पास द एग्जाम, ये भी सही है, इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं। यहां पर एरर है, होना चाहिए था बाई, दिया विथ, यानी कि यहां पर प्रेपोजिशन का एरर है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हैज एन एरर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हैज एन एरर, यानी कि ऑप्शन बी में ही आपका एरर है। होना चाहिए था बाई डिंट ऑफ, दिया विद डिंट ऑफ, जो कि बिल्कुल ही गलत है। I hope and I expect this question is also clear to you. And I must go forward with you to the next question. Do you agree? Let's move on to the next question with you. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आइए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। He took a hurried glance. He took a hurried glance. Hurried glance का मतलब होता है बड़ी सरसरी नजर देखा। He took a hurried glance मतलब बड़ी सरसरी नजर देखा। अच्छा, कहां पर सरसरी नजर देखा? कहां पे? ऑन द न्यूज़पेपर। ग्लांस के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन एट आता है। ग्लांस के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमेशा एट आता है, तो ये ऑन प्रेपोजिशन क्या कर रहा है? यहां भी प्रेपोजिशन का ही एरर है। यहां पर आना चाहिए था, एट आना चाहिए था, दिया है ऑन, जो कि गलत है। जैसे कि यू शुड मेक अ हर्ड ग्लांस एट दिस क्वेश्चन, यू शुड मेक अ हर्ड ग्लांस टू दिस क्वेश्चन विल बी रॉन्ग ओवर देयर। एट शुड बी देयर करेक्टली एग्जैक्टली ओवर देयर, यानी कि एट ही आपका सही होगा विद द वर्ड ग्लांस। ग्लांस के साथ आपका एट ही सही होगा, ऑन यहां पर गलत है। यानी कि उसने सरसरी नजर देखा, बड़ी तेजी से नजर फेरा। कहां पे है? एट द न्यूज़पेपर फेरा, एंड स्विफ्टली, बड़ा ही जल्दी से, लिफ्ट निकल गया, फॉरवर्ड यानी काम के लिए निकल गया। बात सही है, लेकिन यहां पर ग्लांस के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन एट आता है, इसलिए ऑन यहां पर गलत है। यानी कि जिस ऑप्शन में आपका ऑन होगा, एरर आपका वही होगा। यानी देखते हैं कि किस ऑप्शन में आपका ऑन है। He is swiftly late for work, नो, यहां पर तो एरर है ही नहीं। He took a hurried glance, यहां भी एरर नहीं है। ऑन द न्यूज़पेपर, यहां पर एरर, यानी कि होना चाहिए था एट, दिया है ऑन, इसलिए एरर यहीं पर है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हैज an error. According to this question, option C has an error. I must go with option C because option C has an error. At the place of preposition on, I must and you must put preposition at the place of preposition on. यानी कि preposition on की जगह पे at होना चाहिए था, लेकिन दिया है on, इसलिए एरर आपका यहीं पर है। और ये आपका CPU के 2022 में पूछा गया है, 11 महीने की 9 तारीख को। आप गूगल करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। Should I move forward? Let's move on to the next question and go forward with me. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखिए 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है और सीपीयू के मेंस में पूछा है। कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी उचित एक ऑप्शन चुने जो कि सही हो। दैट रिफ्लेक्ट, दैट रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है सही करना, जो कि सही करता है। द एरर यानी एरर को सही करता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि नीचे दिए गए सेंटेंस में
यानी कि हमें ऐसे सेंटेंस को चुनना है जो सही करे ऑप्शंस को। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद ही तो पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। कहता है वन मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली। इस क्वेश्चन में कहता है कि आपको बड़ा ही आपको पक्का ही क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए प्रॉपरली, यानी कि ठीक तरीके से, यानी अच्छे तरीके से, यानी कि प्रॉपरली यानी कि ठीक तरीके से आपको अपनी ड्यूटी पूरा करना चाहिए। वन के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव वन के लिए वंस होता है, वन के लिए वंस होता है। ये जो वंस है ये आपका एडजेक्टिव है। जैसे कि मुझे वो वाला ड्रेस चाहिए, आई नीड दैट ड्रेस, ये वाला ड्रेस अच्छा है, दिस वन इज गुड, वे वाले ड्रेस अच्छे हैं, दीज वंस आर गुड, दीज वंस आर गुड, वो वाले चीज अच्छे हैं, दोज वंस आर गुड, ये वाली वस्तु अच्छी है, दिस वन इज गुड, ऐसे चलता है। यानी दिस के साथ जब लगाइएगा प्लुरलिटी के लिए डिटर्मिनर तो वहां पर वंस आएगा, लेकिन ये जो अपॉस्ट्रोफी एस वाला वन है यही आपका वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए करेक्ट और जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपर्ली, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपर्ली, यानी कि आपको मेहनत करना चाहिए, पक्का ही पूरा करना चाहिए, ड्यूटी को करना चाहिए पर प्रॉपर्ली यानी कि ठीक तरीके से। वंस यानी कि वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, इसलिए ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट ओवर हियर, ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट ओवर हियर, यानी कि ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू एंड एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू। यू मस्ट गो फॉरवर्ड विद मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, और ये कब पूछा है? 2024 में 8 जनवरी का पूछा है, और ये मेन से पूछा है, सीपीयू के मेन से पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। यहां देखिए, कहता है इट इज टाइम समवन, इट इज टाइम एक फ्रेज है, देखिएगा, क्योंकि सवाल ये लाइफ में कई बार देखा इंसान, इसलिए सवाल पता चल जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सवाल लाइफ में हमने हजारों बना चुका है, तो ये एसएससी के क्वेश्चन देखते ही आंसर पकड़ में आ जाता है, उसको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखते ही आंसर पकड़ में आता है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन ये वर्ड देखा तो इसी से पता चल गया कि यहां पर मिस्टेक है। यहीं पर देखिएगा स्ट्रक्चर है ये, इट इज टाइम। इट इज टाइम का मतलब ये, इट इज टाइम भी बोलिए, इट इज हाई टाइम, इट इज रादर टाइम भी बोल सकते हैं। इट इज टाइम का मतलब है कि अब वो वक्त आ चुका है कि आप ये काम करें, ये वक्त आ चुका है, बात सही है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो आपका V2 में आएगा, ठीक ना, V2 में आएगा। यानी कि अब समय आ गया है कि, अब समय आ गया कि कोई क्या करे, टेक कॉन्क्रीट स्टेप, यानी कि कोई मजबूत कदम उठाए, टू एलिविएट, कम करने के लिए। क्या कम करने के लिए? द प्रॉब्लम, यानी कि समस्याओं को कम करने के लिए। कौन सी समस्या? ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए। और ये बेरोजगारी की समस्या कहां है? इन द कंट्री, यानी कि देश में है। यानी कि देश में जो बेरोजगारी की जो समस्या है, इस समस्या को कम करने के लिए अब वक्त आ चुका है कि कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। बात सही है, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। लेकिन यहां पर हमारा रूल कहता है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, जब भी आएगा तो V2 आएगा। तो V2 यहां पर ऑब्जेक्ट तो दे दिया इट इज टाइम के बाद, लेकिन यहां पर टेक क्या कर रहा है? टेक यहां पर क्या कर रहा है? टेक यहां पर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था टुक, होना चाहिए था टुक, दिया टेक, इसलिए एरर यहां पर वर्ब में ही है। यानी कि यहां पर एरर आपका वर्ब का है। इस क्वेश्चंस में हम लोग देखिए कि कभी एरर वर्ब का मिल रहा है, कभी प्रीपोजिशन का मिल रहा है, कभी टैग का क्वेश्चन का एरर मिल रहा है, कभी आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एरर मिल रहा है, कभी पैसिव का एरर मिल रहा है, कभी ट्रांजिटिव वर्ब का एरर मिल रहा है, कभी इंट्रांजिटिव वर्ब का एरर मिल रहा है, कभी नरेशन का एरर मिल रहा है, कभी रिमूविव का एरर मिल रहा है। यानी इस प्रकार से कई बातों का एरर मिल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर मिल रहा है, हर चीजों का एरर मिल रहा है, क्योंकि ये हर टॉपिक से उठाया गया सवाल है और यहां से एरर मिल रहा है। कोई बात नहीं, जितने एरर मिलेंगे कंसेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर होंगे। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम, समय आ चुका है, समय आ चुका है कि अब हम लोग रनिंग स्टार्ट करें। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, वी स्टार्टेड आवर रनिंग ऑन द रोड, यानी कि समय आ चुका है कि अब हम लोग अपनी रनिंग को रोड पर शुरू कर दें। ये समय आ चुका है कि हम लोग प्रैक्टिस करें। इट इज टाइम वी स्टार्टेड स्टडी ऑन टाइम, यानी समय आ चुका है कि हमें अपने स्टडी को समय पर शुरू करना चाहिए। वी स्टार्टेड
नॉट स्टार्ट। ओके, यानी कि वर्ब का टू फॉर्म यहां पर था फर्स्ट फॉर्म, आई एम सॉरी यहां पर फिफ्थ फॉर्म था, एस लगाया था, इसलिए एरर यहीं पर है। तो चलिए देखते हैं कि टेक कहां है। जिस ऑप्शन में टेक होगा एरर आपका वहीं होगा। देखते हैं कहां एरर है। स्टेप अलिविएट ये तो सही है, यहां पर एरर नहीं है। इन द कंट्री यहां भी एरर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट में भी एरर नहीं है। एरर यहां पर क्योंकि टेक लगाया है, होना चाहिए था टुक, लगाया टेक, इसलिए ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हैज एन एरर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी हैज एन एरर। शुड, आई, मस्ट, यानी आई शुड go forward to this question, to the next question. You should also go forward to the next question to solve the next question regarding these types of questions. These types of question. चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये भी बहुत इजी सवाल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये भी आपका सीपीयू के मेन से पूछा गया और 2024 में ही पूछा गया। ये 2024 का ही सवाल है, ये आपके जनवरी महीने की 8 तारीख को पूछा गया 2024 में ही। देखते हैं क्या सवाल है। द फूड यानी कि भोजन वॉज नॉट एज डिलीशियस, यानी कि भोजन नॉट एज डिलीशियस, उतना ज्यादा स्वादिष्ट नहीं था जैसा कि वी हैड एक्सपेक्टेड, जैसे कि हम लोगों ने उम्मीद किया था। यानी कि द फूड वॉज नॉट एज डिलीशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड, यानी कि भोजन उतना ज्यादा स्वादिष्ट नहीं था जितना कि हमने उम्मीद किया था। एरर तो यहां दिख नहीं रहा है, फिर भी एक बार देखता हूं कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हो रहा है। द फूड वॉज नॉट एज डिलीशियस, यानी भोजन उतना डिलीशियस नहीं था, उतना स्वादिष्ट नहीं था एज जितना कि वी हैड एक्सपेक्टेड, जितना कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था पहले। एरर बिल्कुल नहीं है, यहां भी फूड सही है अपने आप पर। नॉट एज नॉट यहां पर पॉजिटिव डिग्री है, एज के बाद डिलीशियस लगाया बिल्कुल सही है। यहां भी एज है, ये भी सही है। वी हैड एक्सपेक्टेड ये भी सही है, हैड के बाद भी थ्री भी है। यानी कि सारा सेंटेंस में दिया गया वर्ड एक एक करेक्ट है, यानी कि नो एरर है। कहीं भी एरर मुझे नहीं दिखा, यानी कि कहीं एरर नहीं दिखा तो एरर यहां पर नहीं होगा, यानी कि नो एरर है। इसलिए ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि यहां पर एरर नहीं है। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, यही तक लास्ट क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, हम लोगों ने 19 क्वेश्चंस को देखा, लेकिन इस 19 क्वेश्चंस में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट्स को देखा, सारे टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस थे और हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना बेहतर तरीके से, सारे क्वेश्चंस हम लोग देख पाए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी आर मीटिंग नेक्स्ट डे। आई होप दिस क्वेश्चन एंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑल आर क्लियर टू यू। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, जय हिंद, शुभ रात्रि।